तो आज हम बात करेंगे सारे बेसिक टर्म्स की अकाउंटिंग की, कि अकाउंटिंग में जो जो टर्म्स है उसकी डेफिनेशंस क्या है। मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि बच्चे एसेट्स कितने तरह का होता है। तो एसेट्स कितने कैटेगरी का था? दो, एक नॉन करंट और एक करंट। नॉन करंट जो होता है वो होता है लंबे समय के लिए, जो ऐसी चीजें जो बिजनेस में यूज होती हैं, जो एक साल से ज्यादा समय के लिए इस्तेमाल होती है, उसे हम क्या कहते हैं? नॉन करंट। और करंट क्या होता है? जो विद इन 1 ईयर हम यूज कर लेते हैं। फिर मैंने नॉन करंट में आपको बताया था दो तरह का होता है, टेंजिबल और इनटेंजिबल। टेंजिबल में मैंने आपको बताया था जो दिखाई दे, जैसे मशीन, बिल्डिंग, ये सब। और इनटेंजिबल में क्या बताया था मैंने? इनटेंजिबल में बताया था पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, है ना, गुडविल, ये सब बताया था। आज हम बात करेंगे पहले नॉन करंट की, सॉरी करंट की। तो करंट एसेट्स में सबसे पहला एसेट्स होता है कैश। कौन सा एसेट्स होता है? कैश। जो आपके हाथ में कैश है वो आपके लिए क्या है? एसेट्स है। बैंक में जो अकाउंट है वो आपका क्या है? एसेट्स है। उसके बाद आता है बच्चे रिसीवेबल। तो रिसीवेबल में दो पार्ट होता है, एक होता है डेटर और एक होता है बिल रिसीवेबल। अच्छा, बिल रिसीवेबल पहले 11th क्लास में टॉपिक था, वो चैप्टर था एक पूरा, वो अब कट गया है। बिल रिसीवेबल का मतलब होता है कि जब आप किसी से क्रेडिट में सामान खरीदते हो, क्या करते हो? क्रेडिट में सामान खरीदते हो, तो उस आप उसे गारंटी के तौर पे क्या देते हो? एक बिल देते हो। दैट इज कॉल्ड बिल ऑफ एक्सचेंज। ठीक है, फ्यूचर डेट के देते हो, 2 महीने बाद की, 3 महीने बाद की, तो उसको उम्मीद होती है कि 2 महीने 3 महीने में मुझे पैसा मिल जाएगा। एक तरीके का आप कह सकते हो चेक कह लो, जिसमें डेट आज से 2 महीने बाद की लगी हुई है। ठीक है। और डेटर वो होता है जिसको आपने उधार में सामान बेचा है ना। क्रेडिट सेल जिसको आपने की है उसको क्या कहते हैं? डेटर। और जिनसे पैसे लेने हैं, तो एसेट्स हमेशा वही होगा ना जिनसे पैसे हमें लेने हैं। तो डेटर और बिल रिसीवेबल मिल जाता है दोनों, तो बनता है ट्रेड रिसीवेबल या अकाउंट्स रिसीवेबल। कौन सा रिसीवेबल? ट्रेड रिसीवेबल और अकाउंट्स रिसीवेबल। इन्वेंट्री का मतलब होता है स्टॉक। जो भी आपने सामान खरीद के रखा है उसे स्टॉक कहते हैं। स्टॉक 3 तरह का होता है। स्टॉक कितने तरह का होगा बच्चे आपके पास? 3 तरह का। पहला होता है रॉ मटेरियल का स्टॉक। किसका? रॉ मटेरियल। अगला होता है बच्चे फिनिश गुड्स का, जो बनी हुई चीज है उसको स्टॉक में आपने रखा। और तीसरा होता है वर्क इन प्रोग्रेस। वर्क इन प्रोग्रेस का मतलब होता है ना माल पूरी तरीके से रॉ मटेरियल है और ना ही पूरी तरीके से फिनिश है, तो वो बीच वाला कोई स्टेज है। मतलब 40% कंप्लीट है, 60% इनकम्प्लीट है, 60% कंप्लीट है, 40% इनकम्प्लीट है, कुछ इस तरह का सेमी फिनिश गुड्स। सेमी फिनिश मतलब थोड़ा सा बना है, थोड़ा सा नहीं बना है। मार्केटेबल सिक्योरिटीज होता है जो मार्केट में आप बेच सकते हो, जिसमें आता है पहला शेयर्स। क्या आता है? शेयर्स, डिवेंचर। शेयर्स पता है क्या होता है? शेयर्स का मतलब होता है, जैसे मान लो आपने कोई एक कंपनी खोली जिसमें आपको कैपिटल चाहिए। मान लो 1 लाख रुपए आपने कैपिटल इंट्रोड्यूस किया, अब इस 1 लाख को 10-10 हजार करके 10 लोगों ने इकट्ठा किया, तो क्या हुआ? उन 10-10 हजार को हम क्या मान लेंगे? एक एक शेयर्स मान लेंगे। मतलब आपने अपने कैपिटल को छोटे हिस्से में बांट दिया, उसे क्या कहते हैं? शेयर्स। आप अपने टोटल कैपिटल को क्या करते हो? छोटे छोटे हिस्सों में बांट देते हो, इसको क्या कहते हैं? शेयर्स। क्लियर? शेयर्स एक तरीके का पेपर है, सर्टिफिकेट है। मतलब आपको कंपनी इशू करती है, कि कंपनी आपको एक्नॉलेज करती है कि भाई हम अपने आपसे पैसा लिया है, उसके बदले हम आपको क्या दे रहे हैं? शेयर्स दे रहे हैं। इसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन होती है शेयर इज द शेयर इन द शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी। क्या डेफिनेशन होती है? शेयर इज द, शेयर क्या है? शेयर है, हिस्सा है। किसका? शेयर कैपिटल। तो शेयर इज द शेयर इन द शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी। कंपनी के कैपिटल का एक हिस्सा। प्रीपेड एक्सपेंस। प्रीपेड एक्सपेंस क्या होता है? एसेट्स। जो आपने खर्चा एडवांस का किया, भविष्य का पेमेंट तुमने आज ही कर दी, फ्यूचर की पेमेंट तुमने आज ही कर दी, दैट इज कॉल्ड
प्रीपेड एक्सपेंस, क्योंकि जब तक तुम उसको यूज नहीं करोगे जब तक वो तुम्हारे लिए क्या है, एसेट्स है। क्या है, एसेट्स है। अगला बच्चे नॉन करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट्स में मैंने आपको बता दिया था, प्रॉपर्टी प्लांट इंटेंजिबल में बता दिया था, गुडविल पेटेंट ट्रेडमार्क, है ना। अगला बच्चे नॉन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, जो लंबे समय के लिए पैसा इन्वेस्ट करते हो। लाइबिलिटी, लाइबिलिटी भी दो तरह की होती है। लाइबिलिटी का मतलब होता है बेसिकली दायित्व, हिंदी में दायित्व कहते हैं, या आप कह लो जितना आपको पैसा भी किसी को पे करना है, किसी भी फॉर्म में आपको अगर पेमेंट करनी है तो वो क्या है, लाइबिलिटी। दो तरह की होगी, नॉन करंट और करंट। करंट वो होगी जो आपको 1 साल के अंदर अंदर पेमेंट करना है। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है क्रेडिटर। कौन, क्रेडिटर। क्रेडिटर कौन होता है, क्रेडिटर जिससे हमने उधार में सामान खरीदा, तो वो क्या है हमारा, उसको हमें पेमेंट करनी है, तो वो हमारी लाइबिलिटी है। डेटर क्या होता है, जिसको हम उधार में सामान बेचते हैं, और क्रेडिटर वो होता है जिससे हम उधार में सामान खरीदते हैं। अगला है बच्चे बोरोइंग है। बोरोइंग का मतलब शॉर्ट टर्म बोरोइंग आता है करंट में, और लॉन्ग टर्म बोरोइंग आता है नॉन करंट। ट्रेड पेएबल, ट्रेड पेएबल का मतलब होता है दो चीजें, वापस मैं बता दूं। ट्रेड पेएबल कितनी चीजें होती हैं, दो चीजें होती हैं। ट्रेड पेएबल में होता है क्रेडिटर और बिल्स पेएबल, बिल्स पेएबल, ठीक है। मतलब अगर हम किसी से सामान उधार में खरीदते हैं तो उसको फ्यूचर में पेमेंट करनी है तो क्या है, क्रेडिटर। और मान लो उसको हमने चेक दे दिया फ्यूचर की डेट का, वो क्या बन गया, बिल्स। एक्चुअली एग्जैक्टली चेक नहीं होता, बट आप समझो कि एक तरीके का चेक है, बिल ऑफ एक्सचेंज होता है, अभी आगे आप पढ़ोगे उसको। सेल्स आपको पता है, सेल्स क्या होता है, रेवेन्यू क्या होती है। रेवेन्यू का मतलब होता है वो पैसा जो आपके पास सामान को बेचकर आया, उसे क्या कहते हैं, सेलिंग इट्स प्रोडक्ट। जो सामान को बेच के पैसा आया उसे क्या कहते हैं, रेवेन्यू। क्लियर, रेवेन्यू प्रॉफिट नहीं होता। रेवेन्यू में से जब हम कॉस्ट को घटा देते, जैसे मान लो कोई मार्कर है, कोई पेन है, पेन को मैंने 8 रुपए में खरीद के 10 रुपए में बेचा, तो 10 रुपए मेरा क्या है, रेवेन्यू, और 8 रुपए क्या है मेरा, कॉस्ट। रेवेन्यू में से कॉस्ट को घटा दो, 10 रुपए में से 8 रुपए को घटा दो, सब्ट्रैक्ट कर दो, तो क्या आ गया, 2 रुपए, तो प्रॉफिट 2 रुपए है। लोगों को लगता है नहीं 10 रुपए आ रहे हैं तो सारा का सारा प्रॉफिट है, ऐसा नहीं होता। कोई चीज आप बेच रहे हो तो उसको बनाने की भी तो कॉस्ट लगी होगी, मेरी बात आ रही है समझ। तो आप जब कोई चीज बना रहे हो तो उसकी कॉस्ट, और जब बेच रहे हो उसका अमाउंट, जो अमाउंट आ रहा है वो रेवेन्यू, और कॉस्ट में से माइनस कर दो तो प्रॉफिट। एक्सपेंस, एक्सपेंस कितने तरह के होते हैं पता है, हाँ जी, बता सकता है मुझे। एक्सपेंस हो सकता है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, जनरली जो छोटे खर्चे होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, एक्सपेंस, ठीक है ना। जो पीरियोडिकल इन नेचर के होते हैं, पीरियोडिकल इन नेचर का मतलब जो आप बार बार देने पड़ते हैं, जैसे रेंट हर महीने देना पड़ता है, सैलरी हर महीने देनी पड़ती है, इलेक्ट्रिसिटी बिल, तो ऐसे को हम क्या कहते हैं, एक्सपेंस। एक्सपेंडिचर क्या होता है, ध्यान रखना, एक्सपेंडिचर एक बड़ा अमाउंट होता है, और ये कभी कभी होता है, ये हमेशा, जैसे मैंने कोई बिल्डिंग खरीद ली, तो बिल्डिंग कंपनी हर रोज तो नहीं खरीदेगी ना, हर महीने तो नहीं खरीदेगी, साल 2 साल 5 साल में एक बार खरीदेगी। मशीन वो हर महीने नहीं खरीदेगी। तो जो बड़ा खर्चा होता है, जो एसेट्स को खरीदने के लिए आप पेमेंट करते हो, उसे क्या कहते हैं, एक्सपेंडिचर। तो एक्सपेंडिचर क्या होता है, दो चीजों में, या तो एसेट्स को बढ़ा दे, क्या करते हैं, एसेट्स को बढ़ा दे, लाइबिलिटी को घटा दे, उसे क्या कहते हैं, एक्सपेंडिचर। और एक्सपेंस किसे कहते हैं, छोटे मोटे खर्चे जो रिक्योरिंग इन नेचर है। रिक्योरिंग का मतलब जो डेली नेचर के हैं, जो किस नेचर के हैं, डेली नेचर के हैं, जो डेली होते हैं। प्रॉफिट बता दिया था, गेन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे। गेन जो है ना, प्रॉफिट है, दोनों में बहुत फर्क है, लोगों को समझ में नहीं आता गेन और प्रॉफिट का डिफरेंस। प्रॉफिट जो होता है वो मेरे नेचुरल बिजनेस से आता है। जैसे मान लो मेरी चेयर की फैक्ट्री है, तो चेयर को बेच के जो मुझे प्रॉफिट हो रहा है, मतलब मान लो मैंने कहीं से चेयर खरीदी 200 रुपए की और 250 रुपए की बेच दी, तो 50 रुपए मेरा क्या हुआ, प्रॉफिट।
तो वो तो हुआ मेरा बिजनेस नेचर। गेन था ना, गेन जो होता है वो इंसिडेंटली होता है, मतलब कभी कभार होता है। जैसे मान लो मैंने एक मशीन रखी है, चेयर बनाने के लिए मैंने एक मशीन रखी थी, और उस मशीन की कॉस्ट आज के टाइम में 10,000 रुपए है। पुराना हो गया, कबाड़ की वैल्यू हो गई है, लेकिन मैंने उसको बेच दिया 15,000 रुपए में। कितने में भाई? मशीन रखी थी 10,000 की वैल्यू थी, बेच दिया 15,000 में। तो मुझे जो ये गेन हुआ, मतलब ये जो प्रॉफिट हुआ, उस प्रॉफिट को प्रॉफिट नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे? क्योंकि मशीन बेचने का मेरा काम नहीं है, मेरा काम किसका है? चेयर बेचने का। बट किसी कारणवश मुझे मशीन बेचना था, और उससे मुझे क्या हो गया? फायदा हो गया। तो इंसिडेंटली कोई प्रॉफिट हो जाए जो आपकी बिजनेस की नेचर का ना हो, याद रखना, किसकी नेचर का ना हो? बिजनेस की नेचर का ना हो, जो बिजनेस आप कर रहे हो उससे रिलेटेड ना हो, फिर भी आपको प्रॉफिट हो रहा है, तो उसको हम प्रॉफिट नहीं कहते, क्या कहते हैं? गेन कहते हैं। लॉस, लॉस तो पता ही है आपको। डिस्काउंट, डिस्काउंट अच्छा, लॉस क्या होगा? लॉस होगा आपके पास जब एक्सपेंडिचर ज्यादा हो और रिवेन्यू कम। मतलब एक्सपेंस आपके कंपनी की ज्यादा हो गई हो और रेवेन्यू आपकी कंपनी का कम हुआ हो, तो उसको हम क्या कहते हैं? लॉस। डिस्काउंट बच्चे क्या होता है? डिस्काउंट का मतलब हुआ आपके पास जब कोई प्रोडक्ट आप खरीदने जाते हो तो सामने वाले पार्टी को क्या देते हो? आप एक तरह ऑफर देते हो, जिससे वो अट्रैक्ट होके आपकी कंपनी का प्रोडक्ट खरीदे, तो उस ऑफर को क्या कहते हैं? डिस्काउंट, छूट। मतलब आप अपने प्रोडक्ट की सेल्स को बढ़ाने के लिए, कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए क्या कर रहे हो? कस्टमर्स को उसकी प्राइस में डिस्काउंट दे रहे हो, मतलब छूट दे रहे हो, कम कर रहे हो प्राइस को, उसे हम क्या कहते हैं? डिस्काउंट। ये दो तरह का होता है, ट्रेड डिस्काउंट और एक कैश डिस्काउंट। कस्टमर को अपने बिजनेस की तरफ अट्रैक्ट करने के लिए जो डिस्काउंट दिया जाता है वो ट्रेड डिस्काउंट होता है। और कैश डिस्काउंट होता है जब वो कैश आपको दे देना, तो उसको आप एडिशनल बेनिफिट देते हो। क्योंकि ज्यादातर आपको पता है बिजनेस में उधार में होता है ट्रांजेक्शन, तो हर बिजनेस में डर लगा रहता है बिजनेसमैन को कि सामने वाला पार्टी उधार में तो लेगी या पैसा देगा कि नहीं देगा। तो उससे वो बचने के लिए क्या करता है? अपने कस्टमर को ऑफर देता है कि भाई देख, अभी पेमेंट कर देगा तो हम तुम्हें एक्स्ट्रा और डिस्काउंट दे देंगे। मतलब डिस्काउंट जब आप उसका पर्पस हो पैसा लेना, तो उसे क्या कहते हैं? कैश डिस्काउंट। और जब आपके बिजनेस में पर्पस हो, डिस्काउंट देने का पर्पस हो कि प्रोडक्ट बिक जाए जैसे तैसे, चाहे उधार में बिक जाए चाहे कैश में बिक जाए, तो उसको क्या कहते हैं? ट्रेड डिस्काउंट। अगला है बच्चे ड्राइंग। ड्राइंग का मतलब होता है जब आप अपने पर्सनल पैसे यूज के लिए क्या करते हैं? पर्सनल यूज के लिए जब आप पैसा बिजनेस से निकालते हो तो उसे ड्राइंग कहते हैं। वो एक दुकानदार है, दुकानदार जो है गल्ले पे बैठा है, बिजनेस कर रहा है, उसका बेटा आता है और उसमें से वो 10 रुपए निकाल के उसको आइसक्रीम खाने के लिए दे देता है, तो उसने पर्सनल यूज के लिए 10 रुपए जो निकाले वो क्या माना जाएगा? ड्राइंग माना जाएगा। तो ड्राइंग का मतलब होता है पर्सनल यूज के लिए बिजनेस से पैसे को विड्रॉ करना। अगला है परचेज। जब आप कोई चीज सामान खरीदते हो तो उसे क्या कहते हैं? परचेज। स्टॉक क्या है? एसेट्स होता है। मैंने आपको बताया स्टॉक 3 तरह का हो सकता है। डेटर आपको बता दिया, डेटर क्या होता है, क्रेडिटर क्या होता है। अब हम बात करेंगे अगले चैप्टर्स की, जिसमें हम पढ़ेंगे देखिए, अब हम बात करेंगे जनरली एक्सेप्टेबल अकाउंटिंग प्रिंसिपल, जिसको हम कहते हैं गैप। क्या कहते हैं? इसका फुल फॉर्म पेपर में बहुत बार आता है। देखिए बच्चे, हम किन चीजों को मान के अकाउंटिंग करते हैं उसे क्या कहते हैं? जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। अकाउंटिंग करते समय हम किन चीजों का ध्यान रखते हैं, किन चीजों को फॉलो करते हैं? तो पहला है बच्चे बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। क्या कहलाता है? बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट क्या कहता है? बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट कहता है, बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट कहता है कि बिजनेसमैन इज सेपरेट फ्रॉम बिजनेसमैन। बिजनेसमैन इज सेपरेट फ्रॉम बिजनेसमैन।
तो अगर कोई प्रॉपर्टी कंपनी खरीद रही है तो वो कंपनी की है, ना कि उसके मालिक की। मेरी बात आ रही है समझ? कोई भी एसेट्स अगर कंपनी के नाम पे क्रिएट की जा रही है, खरीदी जा रही है, तो वो किसकी है? कंपनी की है, ना कि उसके मालिक की है। तो यहाँ पे मालिक और बिजनेस दो अलग अलग एंटिटी है। एक एंटिटी कोई लॉस हो रहा है कंपनी को, तो ये नहीं माना जाएगा कि मालिक को लॉस हो रहा है। कंपनी अलग है, मालिक अलग है। तो बिजनेस इज सेपरेट फ्रॉम बिजनेस मैन। क्लियर? चीजें समझ में आ रही है? और कंपनी की प्रॉपर्टी मालिक की प्रॉपर्टी नहीं मानी जाएगी, वो एक अलग मैटर है। और मालिक की पर्सनल प्रॉपर्टी का मैटर, मालिक इन सेंस की आप शेयर होल्डर की बात कर ले, या आप पार्टनरशिप में पार्टनर्स की बात कर। अगला है मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। मनी मेजरमेंट कंसेप्ट का मतलब होता है कि बच्चे यहाँ पे अकाउंटिंग हमेशा उन्हीं चीजों की हो सकती है जो किसमें एक्सप्रेस की जा सके, मनी में एक्सप्रेस की जा सके। जिन चीजों को आप मनी में एक्सप्रेस नहीं कर सकते हो, मनी की टर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते हो, उसको आप अकाउंटिंग में रिकॉर्ड नहीं कर सकते हो। अगला है बच्चे गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। गोइंग कंसर्न कंसेप्ट का मतलब होता है कि कंपनी चलती रहती है, ऑर्गेनाइजेशन अकाउंटिंग चलता रहता है, अकाउंटिंग कभी बंद। हम मान के अकाउंटिंग करते हैं कि कंपनी चलती रहेगी, मेंबर्स आते रहेंगे, मेंबर्स जाते रहेंगे, बट कंपनी कभी, ऑर्गेनाइजेशन कभी, बिजनेस कभी बंद नहीं होगा। क्या लिखता है देखिए, द कंसेप्ट ऑफ गोइंग कंसर्न assume that a business firm would continue to carry out its operation indefinitely long time and would not be liquidated in the near future। भविष्य में बंद होने वाला नहीं है, ये हम मान लेते है ना। अगर हम मान लेंगे ना कि भविष्य में बंद होने वाला है, तो हम फ्रॉड करेंगे, अकाउंटिंग ठीक से नहीं करेंगे, बहुत सारी चीजें होंगी। हम मान के चलेंगे कि ये लंबे समय तक चल रहा है, तो हम अकाउंटिंग भी क्या करेंगे, प्रॉपर तरीके से करेंगे। भाई मेरी बात समझ? अगला है बच्चे अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट। अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट का मतलब होता है जो एक फिक्स पीरियड ऑफ टाइम के बाद आपको अकाउंटिंग को क्या करना है, क्लोज करना है। क्या करना है? फिक्स पीरियड ऑफ टाइम। जैसे कि हमारा फाइनेंशियल ईयर है, अब हमारा फाइनेंशियल ईयर कब शुरू होता है? 1 अप्रैल से लेके अगले साल के 31 मार्च तक। आजकल कंपनियों ने क्या किया है, इस एक साल को भी 3-3 महीने के टुकड़ों में बांट दिया है, और हर 3 महीने को वो कहता है क्वार्टर। क्या कहता है? क्वार्टर। मतलब 1 क्वार्टर, सेकेंड क्वार्टर, थर्ड क्वार्टर एंड। अब होता क्या था पहले कि मान लो कि मैं कोई कंपनी बनाता हूँ, अकाउंटिंग करता हूँ, और एक 12 महीने के बाद उसको बंद कर, तो मुझे प्रॉफिट एंड लॉस कब पता चलेगा? 12 मंथ्स के बाद। तो लॉस होगा तो एक ही बार में बहुत तगड़ा लॉस होगा। तो कंपनी ने क्या किया कि इसको शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में बंद करना शुरू किया। इससे क्या होता है, अगर लॉस होगा तो पहले 3 महीने का लॉस हमें पता चल जाएगा, तो हम उसके करेक्शन का स्टेप्स उठाएंगे और उसको करेक्ट कर लेंगे। तो जितने जल्दी आपको अपने बिजनेस से प्रॉफिट का या बाकी वो चीजों का पता चल जाए, उतना आपके लिए वो क्या है, अच्छा है। तो शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में अगर अकाउंटिंग की जाए तो उसको क्या कहते हैं, आपके बेनिफिट्स हैं। तो अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट का मतलब ही यही होता है कि आप एक फिक्स टाइम पीरियड के बाद आपको अकाउंटिंग को क्या कर देना चाहिए, क्लोज। कॉस्ट कंसेप्ट का मतलब होता है कि कोई भी चीज अकाउंट में जब हम रिकॉर्ड करते हैं, तो हमेशा उन चीजों को रिकॉर्ड करना है जितने में हमने उसको खरीदा है। कहने का मतलब कोई रॉ मटेरियल हम खरीद के ला रहे हैं 100 रुपए पर केजी, ठीक है, मार्केट में उसकी वैल्यू 150 रुपए केजी है, बट हम कितने का खरीद के लेकर आ रहे हैं, तो हम एंट्री कितने की करेंगे, 100 रुपए की करेंगे। हमें 150 के मतलब नहीं है, 150 से एंट्री का कोई मतलब नहीं है। मतलब आपने जितने में खरीदा एक्चुअल वैल्यू एंट्री करो। और 100 रुपए की चीज अगर आपने 200 में खरीदी, तो भी एंट्री कितने की करो, 200 रुपए की करो, 100 रुपए की। मतलब अपने आप एज्यूम करके, और जो मार्केट का रेट है वो नहीं लेना, जितनी आपने पेमेंट की है उतने की एंट्री करो। इससे फ्रॉड पे पता लगाना आसान हो जाता है। मान लो कोई चेयर है 100-200 रुपए की, तुमने उसको लिख दिया 20,000 की, अकाउंटिंग में कर दी, तो पता लगा लोगे ना फटाक से कि भैया ये तो है ही नहीं 20,000 की, ये तो फ्रॉड है, किसी ने फेक बिल बना के इसको बेचा है। तो हिस्टोरिकल कॉन्सेप्ट भी कहते हैं इसे। डुअल एस्पेक्ट्स का मतलब होता है हर एक एंट्री का कितना इफेक्ट है, डबल इफेक्ट है। हर एंट्री के कितने इफेक्ट, डबल इफेक्ट। डेबिट भी होगा तो क्रेडिट भी
होगा, दो अकाउंट अफेक्ट होंगे, एक अकाउंट डेबिट होगा तो दूसरा अकाउंट क्रेडिट होगा, तो दैट इज कॉल्ड ड्यूअल इफेक्ट। अगला बच्चे मैचिंग कंसेप्ट। मैचिंग कंसेप्ट का मतलब होता है डेबिट साइड और क्रेडिट साइड को इक्वल करो। क्या करो? लेजर में आप करते हो, बैलेंसिंग करते हो, तो इधर का भी टोटल और इधर का भी टोटल अगर डिफरेंस आता है तो उसको बैलेंस सीडी लिख देते हो, या लिख देते हो ना बैलेंस सीडी। मान लो डेबिट साइड ज्यादा आ रहा है और क्रेडिट साइड कम, तो जितना कम आता है आप क्या लिख देते हो? बाई बैलेंस सीडी। तो बैलेंसिंग करने से, मैचिंग करने से क्या होता है, आपको प्रॉफिट और लॉस का पता चलता है। तो आपको बैलेंस करना है, डेबिट साइड को क्रेडिट साइड के बराबर करना है, उसको क्या कहते हैं? मैचिंग कंसेप्ट। फुल डिस्क्लोजर कंसेप्ट बच्चे, जो भी आप एंट्री कर रहे हो उसको प्रॉपरली लिखो, उसकी ट्रांजेक्शन क्यों की जा रही है, उसकी एंट्री क्यों की जा रही है, उसके बारे में पूरा बताओ, नरेशंस लिखो, डिस्क्लोज करो कि भाई ये एंट्री है तो उसका एंट्री क्यों हो रहा है वो। तो ये कहता है द कंसेप्ट रिक्वायर दैट ऑल द मटेरियल एंड रेलिवेंट concerning financial position of enterprises must be fully and completely disclosed. कंसिस्टेंसी कंसेप्ट। कंसिस्टेंसी कंसेप्ट का मतलब होता है कि बच्चे जो भी आप मेथड अपना रहे हो, बच्चे अकाउंटिंग करने के कई रूल्स हैं, कई मेथड्स हैं, तो जो भी आप मेथड एक बार अडॉप्ट कर लो ना, तो उसको थोड़े समय तक चलाओ। थोड़े समय का मतलब 2 साल 4 साल 5 साल चलाओ। अब ये मत करो कि इस साल अलग मेथड लगा दिया और अगले साल कोई और मेथड, अगले साल फिर कोई और मेथड। इससे क्या होगा कि आप अपने अकाउंटिंग को कंपेयर नहीं कर पाओगे, अकाउंट्स को कंपेयर नहीं कर पाओगे, तो इससे दिक्कत होगी। जब आप कंपेयर ही नहीं कर पाओगे तो अपनी परफॉर्मेंस का एनालिसिस नहीं कर पाओगे। तो कंसिस्टेंसी अजम्पशन का मतलब कि आपने जिस मेथड को भी यूज किया उसको लगातार उस मेथड को यूज करो, ये कुछ नहीं है। अच्छा, अकाउंटिंग में क्या है? डबल एंट्री सिस्टम होता है, बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, और सिंगल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम सेम चीज है, अभी मैंने आपको बताया था। डबल एंट्री जो मॉडर्न अकाउंट है वो किस पे चलता है? डबल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम में क्या होता है? एक एंट्री के दो इफेक्ट, मतलब एक अकाउंट डेबिट तो दूसरा क्रेडिट, एक एंट्री का डबल इफेक्ट। सिंगल एंट्री में क्या होता है? ये बच्चे कंप्लीट सिस्टम ऑफ मेंटेनिंग रिकॉर्ड ऑफ द, ये बच्चे छोटी मोटी कंपनियों में रिकॉर्ड करने के लिए इस्तेमाल होता है, और इसमें दो अकाउंट इफेक्ट नहीं होते, एक ही अकाउंट इफेक्ट होता है, तो इसको कहते हैं सिंगल एंट्री। ये छोटे बिजनेसेस, छोटी मोटी खर्चों को लिखने के लिए, मेंटेन करने के लिए किया जाता है। वैसे आपका चैप्टर है ये। तो बच्चे दो तरह की अकाउंटिंग है, कैश बेसिस ऑफ द अकाउंटिंग एंड अक्यूरल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। मैंने आपको बताया था कैश बेसिस अकाउंटिंग क्या होती है। कैश बेसिस अकाउंटिंग वो होती है जिसमें आप पे कैश आएगा या जाएगा तभी एंट्री होगी, उधार की ट्रांजेक्शन्स की एंट्री। तो कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग क्या है? जिसमें आप अकाउंटिंग तभी करते हो जब या तो पैसा आपके पास आता है या तो पैसा आपके पास से जाता है। और अक्यूरल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग क्या होती है? अक्यूरल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग वो होती है जिसमें कैश में ट्रांजेक्शन हो या क्रेडिट में ट्रांजेक्शन हो, उससे मैटर नहीं करता, आप लिखते हो, कैश लिख लो या क्रेडिट लिख लो, डजेंट मैटर। बट कैश और क्रेडिट क्या करना है? दोनों की एंट्री करनी है। उधार में कोई सामान बिके तो भी करनी है, कैश में बिके तो भी करनी है। तो दैट इज कॉल्ड अक्यूरल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग मींस, कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग मींस कि जब भी हमारे पास से पैसा जाएगा या पैसा आएगा तभी एंट्री करेंगे। उधार की सेल्स, उधार की परचेज, मतलब क्रेडिट सेल्स और क्रेडिट परचेज हम नहीं करेंगे। बट अक्यूरल बेसिस में क्रेडिट एंड कैश बोथ आर रिकॉर्डेड। अगला है बच्चे कैश बेसिस जो होता है आपकी ट्रू पोजीशन को नहीं दिखाता, और अक्यूरल बेसिस आपकी ट्रू पोजीशंस को दिखाता है। कैश बेसिस सरकार एक्सेप्ट नहीं करती और अक्यूरल बेसिस सरकार एक्सेप्ट, मतलब लीगली वैलिड जो अकाउंटिंग का बेसिस है वो कौन सा है? अक्यूरल बेसिस है। हम बात करते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है वो क्या है? एक जनरल गाइडलाइंस है, एक रूल्स एंड रेगुलेशंस है, जिसके बेसिस पे आप क्या करते हो? अकाउंटिंग करते हो। और इंडिया में जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बेसिकली पहले क्या होता था कि हर कोई ना अपने हिसाब से अकाउंट बनाता था, तो होमोजिनिटी नहीं होती थी, मतलब अकाउंट सिमिलर नहीं होता था, किसी का कोई और तरीका, किसी का कोई तरीका, किसी का कोई
कोई फॉर्मेट, तो सरकार को उसकी इंक्वायरी करने में, चेक करने में उसे बहुत टाइम लगता था, दिक्कत होती थी। तो सरकार ने सोचा एक कॉमन रूल्स बनाया जाए जिसमें पूरे देश की अकाउंटिंग का तरीका एक हो। अच्छा, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ना हर देश में अलग अलग है, बड़ा मुश्किल काम है। जो मल्टीनेशनल कंपनी काम करती है, मान लो कि एक कंपनी के 10 जगह कंट्री में ब्रांचेस हैं और इंडिया में हेड ऑफिस, तो 10 देशों के उनको रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे उनके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग, फिर उसको फिर कन्वर्ट करके इंडिया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में कन्वर्ट करके इंडिया के हेड ऑफिस में भेजना पड़ेगा। तो ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम है, इतना आसान नहीं है। तो पूरे कंट्री में लागू होता है इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, विदेशों में लागू नहीं होगा। हर देश का अपना अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, उनकी सिचुएशन के हिसाब से वहां की जो भी अथॉरिटी है वो ये डिसाइड करती है। इंडिया में जो है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सेटअप करती है इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, ICAI, और इसको वो रिकमेंड करती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसको क्या बना देती है, रूल्स बना देती है। तो ICAI अकेले नहीं करती, एक उनकी पूरी टीम है, कमेटी है, जिसमें इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया भी होता है, इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया भी होता है, इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट ऑफ इंडिया भी होता है। मतलब CA भी होते हैं, CS भी होते हैं, CMA भी होते हैं। तीनों के मेंबर्स बैठते हैं, डिस्कशंस करते हैं, आपस में मिलके क्या करते हैं, सरकार को रिकमेंड करते हैं। ICAI किसको, कौन सी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाता है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में सब किसकी बात ज्यादा सुनी जाती है, कॉस्ट अकाउंटेंट ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट इंडिया। CS वाला जो इंस्टीट्यूट है ICSI, वो क्या सेट करता है, सेक्टेरियल स्टैंडर्ड। तो कितने तरीके के स्टैंडर्ड है, 3 तरह के, आपकी बुक में नहीं है बट पढ़ लो। पहला फाइनेंशियल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है जो कि आपके फाइनेंशियल अकाउंटिंग की है, दूसरा है कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, और तीसरा है सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड। सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड कौन सेट करता है, इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया। इसमें शेयर मार्केट से रिलेटेड है ताकि ट्रांसपेरेंसी बनी रहे शेयर मार्केट में, क्योंकि ICSI का काम सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड। तो मुझे कहता है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या करता है, वेरिएशन जो डिफरेंसेस हैं उसको खत्म करता है। ठीक है, लिमिटेशंस ऑफ द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। पहला, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड मेक द चॉइस डिफिकल्ट टू अप्लाई इट, ये बहुत डिफिकल्ट है अप्लाई। दूसरा, ये बहुत रिजिड है। रिजिड का मतलब इसमें आप चेंज नहीं कर सकते, जो इंस्टीट्यूट ने बोल दिया वो आपको करना है, ठीक है ना। और इसको आप ओवरराइड कर सकता है, कैन नॉट ओवरराइड द लॉ। स्टैच्यू का मतलब होता है लॉ, स्टैच्यू का मतलब क्या होता है, लॉ। ये लॉ को ओवरराइड नहीं कर सकता, मतलब लॉ के ऊपर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नहीं है। सबसे ऊपर कौन है, कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन के नीचे क्या है, लॉ। लॉ के नीचे क्या है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। अगर मान लो कोई लॉ में चीज लिखी है और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में लिखी है, लॉ में कुछ अलग लिखा है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में कुछ और लिखा है, तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड खत्म हो जाएगा, लॉ को माना जाएगा। लॉ जो है वो ओवरराइड कर देगा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को। और मान लो कि किसी कॉन्स्टिट्यूशन में कोई चीज लिखी है और लॉ में लिखी, लॉ में अलग बता रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन में अलग बता रहा है, तो कॉन्स्टिट्यूशन का माना जाएगा, लॉ का नहीं माना जाएगा, क्योंकि मदर ऑफ ऑल लॉ इज कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशन। अगला, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कहता है इंडिया IS, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, ये किसके वर्ष के अकॉर्डिंग है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग। ये तो आप बस ठीक है, इंडियन अकाउंटिंग which is merit of the Indian accounting standard plus suitable for Indian condition, के लिए क्लियर गाइडलाइंस फॉर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का मतलब हुआ कि आप अपनी अकाउंटिंग को गवर्नमेंट को कैसे बता रहे हो। गवर्नमेंट में बहुत सारी अथॉरिटी है। अगर आपका शेयर मार्केट में कंपनी रजिस्टर्ड है, जिसको हम लिस्टेड कंपनी कहते हैं, जब कोई कंपनी शेयर मार्केट में रजिस्टर्ड हो जाती है तो उसको कौन सी कंपनी कहते हैं, लिस्टेड। वो किसको अकाउंटिंग देती है, सेबी को। किसको देती है, सेबी को। तो सेबी कौन है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसका काम है शेयर मार्केट को रेगुलेट करना, डेवलप करना, है ना, और इन्वेस्टर्स के बीच में इंफॉर्मेशन क्रिएट करना, अवेयरनेस क्रिएट। तो हर जगह आपको ना अकाउंटिंग सेट करना है, भेजना है। GST डिपार्टमेंट को अलग भेजना है, ROC कंपनी के लिए जो है उसको अलग भेजना है, और आपको सेबी के लिए अलग भेजना है। तो सभी जगह रिपोर्ट करने का तरीका है।
जिससे आप आसानी हो।